Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of January 2023. तो गाइस आज है तारीख 24 जनवरी 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है बेल्जियम को, काफ़ी चर्चा में है तो इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एलिफेंट पास जो कि कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है या कौन से कंट्री की जब हम चर्चा करते हैं तब एलिफेंट पास के बारे में भी बात की जाती है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज आपको साउंड थोड़ा बदला बदला लग रहा होगा यार, कल रात से ही बुखार और जुकाम दोनों पकड़ चुका है, तो इस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सोच रहा था आज वीडियो ना लेकर आएँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वीडियो ना आता तो फिर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती। तो जो हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल है पहला, ये बात करता है समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर जो मिला है उसके बारे में। अब आप कहोगे इसके बारे में कब और कहाँ चर्चा की गई है। आज से 3 दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। यहाँ पर आप देख पाओगे चेन्नई एडिशन के अंदर ये आर्टिकल आया था, जहाँ पे बोला गया कि कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्लेम ये किया है कि जो पोम्पुहार शहर है, पोम्पुहार शहर आज के समय में तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो इस शहर के जस्ट पास में समुद्र के अंदर एक प्राचीन सा शहर मिला है और वहाँ पे हमने ये देखा एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह के साथ साथ लाइट हाउस है, लोगों के रहने वाले जो सेटलमेंट्स है वो भी वहाँ पर देखने को मिले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर समुद्र के अंदर पाई गई हैं, ऐसा रिसर्चर्स ने क्लेम किया है। तो अभी मैं डिटेल से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना जो प्रेजेंट नेम है पोम्पुहार है ना, ये तमिलनाडु के अंदर में जो मयिलादुथुरई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्थित है। एक समय पर यह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पोर्ट सिटी हुआ करता था। इसको हम लोग कावेरी पूमपतेनम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये ध्यान में रखना है। अगर हम लोग इस लोकेशन को मैप में देखें तो यहाँ पे इंडिया का मैप है, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा आपको ये मैप का दिख रहा होगा और यहाँ पे तमिलनाडु आपको नज़र आएगा। तमिलनाडु में खासकर पोम्पुहार ये जस्ट बिल्कुल किनारे पर स्थित है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये है पोम्पुहार, ठीक है ना। ये वाला रीजन जो है ये पोम्पुहार है, इसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जो रिसर्चर्स हैं भारतीदासन यूनिवर्सिटी के, तो इन्होंने यहाँ पर इसको लेकर एक रिसर्च की है। उन्होंने 20 जनवरी को आज से 4 दिन पहले ही क्लेम ये किया है कि कुछ ट्रेसेस मिले हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ी हैं समुद्र के अंदर में, जो कि एक एंशिएंट पोर्ट सिटी की तरह नज़र आ रही है। पूरा का पूरा एक प्राचीन शहर है ना, वो यहाँ पर समुद्र के अंदर बसा पड़ा है। ये कितनी गहराई पर है, तो लगभग जो मैंने अभी आपको शहर दिखाया था ना पोम्पुहर, उससे 40 किलोमीटर दूरी पर समुद्र के बीच में 50 से 100 मीटर गहराई के अंदर ये जो शहर है वो देखने को मिला है, ठीक है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। देन ये जो शहर आपको देखने को मिलेगा, रिसर्चर्स के थ्रू कहना यह है कि ये एक समय पर लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हार्बर है, बहुत बड़ा आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा, लाइट हाउस है ना, शिप डॉकयार्ड्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे जहाज़ खड़े होते हैं निकलते हैं, सेटलमेंट्स जहाँ पे लोग रहा करते थे वो सेटलमेंट्स भी आपको नजर आएंगे। इसके ऊपर द हिंदू ने एक बहुत डिटेल आर्टिकल पब्लिश किया था, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना, सर्च कर सकते हो गूगल पर। वो है इनसाइड स्टोरी, इन सर्च ऑफ अ लॉस्ट सिटी करके यहाँ पर एक स्टोरी पूरी पब्लिश है, वहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो। वहीं से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस स्टडी ने यहाँ पर पूरे के पूरे कोस्टल एरिया को कवर किया और लगभग आप कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर रीजन से, वो जो यहाँ पर आपको तट वाला रीजन दिखेगा ना पोम्पुहर वाला, वहाँ से 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को भी यहाँ पर पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। सैटेलाइट के बेसिस पर उसको एनालिसिस यहाँ पर किया गया और सारा का सारा जो डेटा है वो अभी यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। उसके ऊपर और ढेर सारी रिसर्च चल रही है। एक और यहाँ पे फाइंडिंग निकल कर आती है, एक मेजर फाइंडिंग यहाँ पर क्या निकल कर आती है,
पहले की जो कुछ स्टडीज़ हैं वो ये बोलती हैं कि जो पोम्पुहार है ना, ये लगभग 2500 साल पुराना है, 2500 साल पुराना है, इस प्रकार की यहाँ पर स्टडीज़ बताती हैं। बट यहाँ पर रिसर्चर्स का कहना यह है कि जैसी कंडीशंस लग रही है ना, ये ऐसा लग रहा है कि 15,000 साल पुराना आपको ये शहर देखने को मिलेगा, ऐसा भी यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के अंदर पब्लिश हो रहा है। दूसरा, पोम्पुहर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि मैंने बोला इसको हम लोग कावेरी पूमपतिनम के नाम से भी जानते हैं, और ये समुद्र के अंदर सबमर्ज हो चुका है, पूरी तरह से समुद्र के अंदर यहाँ पे आ चुका है। पीछे का रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ चुका था, समुद्र के स्तर के बढ़ने की वजह से वो शहर जो है समुद्र के अंदर डूब गया। दूसरा, इस शहर के बारे में ना काफ़ी सारे रेफरेंसेस है तमिल एपिक के अंदर में, जो तमिल जैसे महाकाव्य कह सकते हो, या पौराणिक कथा जो होती है ना, खासकर तमिल के अंदर में एक है जिसका नाम है मणिमेक्कलाई, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी पोम्पुहार शहर के बारे में चर्चा की गई है। तो इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले समय पर, और कई सारे आर्टिकल्स, डिटेल्ड आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश होंगे। इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आप सोच रहे होंगे इसके अलावा जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सब कहाँ लिखी हैं, वो सब इसी आर्टिकल में है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पीडीएफ के अंदर मैं दे दूंगा। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं ना, तमिल के एपिक के बारे में बताया, वो सब इसी आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फ्रंट पेज पर आज 3-4 आर्टिकल बहुत रेलिवेंट हैं। जैसे एक आर्टिकल ये है, इसको अपना जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। इससे पहले वाला जो आर्टिकल डिस्कस किया है वो जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला ये जा रहा है, केरला के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं नोरो वायरस से यहाँ पर इन्फेक्टेड देखने को मिले, उनके अंदर नोरो वायरस पाया गया। तो नोरो वायरस का इन्फेक्शन रिसेंटली कन्फर्म किया गया है केरला के अंदर में, खासकर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो लगभग यहाँ पर जो 2 बच्चे हैं ना, एक है क्लास फर्स्ट का और एक है क्लास सेकंड का, तो इन्हीं को यहाँ पर ये नोरो वायरस हुआ है। अब ये जो वायरस है ये डिटेक्ट किया गया, बच्चों के अंदर पाया गया, उनके स्टूल सैंपल्स के अंदर में, वो बात इस आर्टिकल में बताई गई। यानी कि जो बॉडी का सैंपल्स है वहाँ से यहाँ पे उसको निकाला गया है, उस सैंपल से एनालिसिस करने के बाद में पता चला वो बच्चे कहीं ना कहीं नोरो वायरस से इन्फेक्टेड हैं। नोरो वायरस सबसे ज़्यादा कैसे फैलता है, जब आप यहाँ पर एक कॉन्टेमिनेटेड फूड या कॉन्टेमिनेटेड वाटर पी लो, यानी कि गंदा पानी पी लो, या ऐसा खाना है जो कि यहाँ पर बासी है, कुछ इस प्रकार खाना है, तो उससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नोरो वायरस है वो फैलने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। नोरो वायरस के जो लक्षण है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, उल्टी होना है ना, दस्त हो जाना यानी डायरिया होना, उसके बाद में शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रिसेंटली भी यहाँ पे नोरो वायरस के कई सारे केसेस निकल कर आए थे। अभी यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल बताई जा रही है, एक समय पर ढेर सारे केसेस आ रहे थे, लेकिन अभी 2 केसेस और आए हैं, इस वजह से नोरो वायरस चर्चा में है। आज से पहले ये कब चर्चा में था, आज से पहले ये 6 अक्टूबर को चर्चा में था, 6 अक्टूबर 2022 में ये हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो आओ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी समय हो चुका है नोरो वायरस के बारे में पढ़े हुए। तो प्रीलिम्स के अंदर आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो नोरो वायरस यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन के लिए, जो हमारी आंतें हैं ना, उन्हीं के लिए यहाँ पर एक बीमारी को बना देता है। और खासकर जो हमारा पेट है और जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, जो पेट है ना, इसमें ही यहाँ पर जो सूजन है वो होने लगती है इस नोरो वायरस की वजह से। देन इसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स फिर इंसान को होने लगती हैं। नोरो वायरस थोड़ा खतरनाक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखो होता यह है ना कि वायरस है तो आप यहाँ पे क्या करो, सैनिटाइज़र का यूज़ करके उस वायरस को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक है कि वो सैनिटाइज़र में भी सर्वाइव कर सकता है, वो रह सकता है। दूसरा, आप कितना ही डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर लो, कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो कि वायरस को मार देता है, लेकिन ये वायरस उसमें भी नहीं मरता। प्लस यहाँ पर बोला जाता है कि किसी फूड के अंदर अगर ये वायरस प्रेजेंट है ना, तो अगर फूड को हम लोग गर्म कर दें, खूब खौला दें, तो वो वायरस मर जाता है। लेकिन ये वायरस 60 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ पर एज इट इज़ मेंटेन रहता है। तो चाहे आप कितना उसको गर्म कर लो, यानी कि आप अगर फूड को केवल स्टीम कर रहे हो ना, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर उसको यहाँ पे आप कह सकते हो कि गर्म किया जा रहा है, हल्का बहुत गर्म किया जा रहा है, तो उसमें भी नोरो वायरस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे पानी के अंदर भी नोरो वायरस प्रेजेंट रहेगा, गंदे पानी की वजह से भी यहाँ पर जो नोरो वायरस है वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। और पानी को यहाँ पे क्लोरीनेट करना, पानी को थोड़ा बहुत साफ़ करने से भी यहाँ पर ये वायरस इतनी जल्दी मरता नहीं है। यही यहाँ पर एक चिंता वाली बात है नोरो वायरस को लेकर कि कितना ही यहाँ पर आपके पास में सोल्यूशन हो, ये कहीं ना कहीं इस नोरो वायरस के ऊपर फेल हो जाता है। बात ये आती है ट्रांसमिशन की, तो यह क्या फैल सकता है। हाँ देखो, एक जो पर्सन है ना, वो यहाँ पे नोरो वायरस की अलग अलग वेराइटीज़ से इन्फेक्ट हो सकता है, और वो कई बार इन्फेक्ट हो सकता है। ये इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ है, एक वायरस होता है उसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता ही है कि एक पर्सन चलो एक वायरस से इन्फेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी अलग अलग वैरायटीज़ ना एक ही इंसान को बार बार नुकसान पहुँचा सकती हैं, बार बार उसको अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और उससे ही बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, अलग अलग वैरायटीज़ अगर एक इंसान को इन्फेक्ट करती है, सपोज़ यहाँ पर एक नोरो वायरस की वैरायटी है
जो कि यहाँ पर एक इंसान को यहाँ पे बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। अब उस इंसान के अंदर में इम्यूनिटी बन गई, इम्यूनिटी डेवलप हुई और उसने उस वैरायटी को मार दिया। लेकिन यहाँ पे नोरोवायरस की दूसरी वैरायटी जो है ना, उसके लिए यहाँ पे उसको आप कह सकते हो दूसरी इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि इम्यूनिटी को डेवलप करने से एक वैरायटी को मार सकते हो, दूसरी वैरायटी के खिलाफ यहाँ पे वो इम्यूनिटी काम करना बंद कर जाती है। ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा खतरनाक सिचुएशन हो जाता है। दूसरा, बोला यह जाता है ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है जिसको नोरोवायरस हुआ हुआ है, ये दूसरे हेल्दी व्यक्ति के अंदर इस बीमारी को फैला सकता है। कैसे? कोई गंदा खाना खाने के बाद में, या किसी एरिया को यहाँ पे थोड़ा गंदा करने के बाद में, है ना। तो इसके चक्कर में जो बीमारी है वो थोड़ा फैल सकती है, उसका झूठा फूड खाने में। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। दूसरा, वल्नरेबल ग्रुप की बात करें तो ये बीमारी सबसे ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट करती है, बच्चों को ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी, और कुछ ऐसे लोग जिनको अलग से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं उनके लिए भी ये खतरनाक साबित हो जाती है। तो ये तो हो गए वल्नरेबल ग्रुप्स। अब बात आती है सिम्टम्स की, तो बता ही चुका हूँ। इसके अंदर लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? डायरिया, है ना, वॉमिटिंग, स्टोमक एक यानी पेट में दर्द होना, उसके बाद में इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम्स आना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। अब सोल्यूशन क्या है इसका, ट्रीटमेंट क्या है? देखो, अभी तक ना कोई भी इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो कि इस वायरस को ठीक कर सके। जैसे आप नॉर्मल दवाइयाँ लेते हो ना, कोई किसी को डायरिया हो जाता है या उल्टियाँ आ रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं वही जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। वैसे कोई भी परफेक्ट दवाई नहीं देखने को मिलती है नोरोवायरस को टैकल करने के लिए, ठीक है। अब नोरोवायरस का स्टेटस क्या है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। यहाँ पर आपको 685 मिलियन केसेस देखने को मिलते हैं हर साल नोरोवायरस के, ठीक है ना, जिसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं, और खासकर 5 साल से कम उम्र वाले, 5 साल के आसपास वाले जो बच्चे हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट होते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, खतरनाक चीज़ यह है कि हर साल लगभग 50,000 के आसपास बच्चों की मृत्यु हो जाती है डायरिया की वजह से, और वो डायरिया इसी नोरोवायरस की वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इतना खतरनाक साबित हो सकता है। यह है नोरोवायरस का स्टेटस, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स या मेंस में भी पूछा जाए तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे रिगार्डिंग नोरोवायरस। ये था आर्टिकल और उसका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बवाल चल रहा है देश में पिछले 3-4 दिनों से। हुआ यहाँ पर यह है कि जो हमारे रेसलर्स हैं उन्होंने रिसेंटली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया था, एक प्रदर्शन दिखाया था। किसके खिलाफ? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, ठीक है ना। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, जो भारत में यहाँ पर कुश्ती होती है, इसको हम लोग अलग अलग इंटरनेशनल गेम्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं, ओलंपिक के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो जितना भी यहाँ पर ये रेसलिंग का मामला है, इसको देखने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है। जैसे क्रिकेट को देखने के लिए अलग से बॉडी है, वैसे यहाँ पर रेसलिंग के लिए एक अलग से बॉडी है जिसको हम लोग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब इस बॉडी के एक प्रेसिडेंट भी हैं, यानी चीफ हैं, और उन प्रेसिडेंट या फिर चीफ का नाम है बृजभूषण शरण। क्या नाम है? बृजभूषण शरण सिंह, यहाँ पर ये पूरा नाम है। तो हुआ क्या, रिसेंटली यहाँ पे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कुछ रेसलर्स के थ्रू। इल्ज़ाम यहाँ पर यह है कि इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है उन रेसलर्स का, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये चर्चा में है। तो उन रेसलर्स ने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया इन चीफ के ऊपर कि ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, और लंबे समय से ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोला गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन मांगी गई है, एक जांच पड़ताल हो रही है, और एक कमेटी को बना लिया गया है। अब वो जो कमेटी है ना, उसको लीड कर रही हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम के बारे में आपने सुना होगा। तो ये यहाँ पर लीड कर रही हैं इस कमेटी को, और ये पूरे इस मैटर को देखेंगी। जो भी रेसलर्स के थ्रू चार्जेस लगाए गए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के ऊपर, उनको यहाँ पर देखने वाली हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेंगी। यानी कमेटी, आपको पता है ना, पूरा टाइम लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक रिपोर्ट को तैयार करेगी। तो 1 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तब तक यहाँ पे कमेटी ने बोला है कि जो भी हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम है वो लगातार चलता रहेगा, डे टू डे वर्क जो है वो करते रहेंगे। और ऐसा बात यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हमारे बोल चुके हैं। तो 18 जनवरी से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। जो रेसलर्स हैं वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे न्यू दिल्ली के अंदर में। फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI को, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, एक नोटिस भी दिया था। इनसे एक्सप्लेनेशन मांगा कि आखिरकार क्या हो रहा है, ये जो भी इल्ज़ाम लगे हैं ये क्या सही हैं। तो इसके बेसिस पर जो रेसलर्स हैं इनको हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने बुलाया भी था अपने होम पर, अपने घर पर। इनके साथ में डिस्कशन किया, बातचीत करी है। प्रोटेस्ट को रोका गया जैसे तैसे, बट अभी यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी एनालिसिस आएगा वो सब आपके सामने होगा, वो सब तभी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अभी तक की ये कहानी है, क्योंकि आने वाले समय में इस आर्टिकल के ऊपर एडिटोरियल पब्लिश होंगे, और आपको पता है जब जब मैंने ये बात बोली है कि इस आर्टिकल के ऊपर एडिटोरियल पब्लिश होगा तो वो होगा,
हर बार हुआ है, आपको पता होगा, मैंने दिखाया भी है। तो आने वाले समय पर इसके ऊपर एडिटोरियल आने वाला है, ध्यान रखना। तो इस वजह से इतनी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ काम की यहाँ पर चीज़ नहीं है, जो भी काम की चीज़ होंगी वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 3 पेज नंबर 1 पर ही आपको देखने को मिलेगा ये वाला। तो अभी क्या हुआ है, हमने पराक्रम दिवस जो है ना इसको मनाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अभी श्रद्धांजलि दी गई है पराक्रम दिवस पर, क्योंकि जो अभी यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं ना, इनकी 126वीं बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया गया है कल। एज अ पराक्रम दिवस हम लोग इसको मनाते हैं, तो इस वजह से ये रेलिवेंट है। तो इस दिन हुआ ये कि लगभग जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। जो अंडमान आइलैंड्स हैं ना, इस यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। तो 21 अंडमान आइलैंड्स के जो नाम हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। उनके पहले कोई नाम नहीं हुआ करते थे, तो बट अब यहाँ पे नाम रखे गए हैं पीएम के थ्रू। और वो जो नाम रखे गए हैं वो हमारे जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं, ऐसे हमारे जवान सैनिक, ठीक है ना, जो कि जिनको यहाँ पे परमवीर चक्र मिला हुआ है, उन्हीं के नाम पर इन 21 अंडमान आइलैंड्स के जो नाम हैं वो रखे गए हैं। तो इस वजह से ये जो आर्टिकल है काफ़ी चर्चा में है। हमारे पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे इवेंट का उद्घाटन किया और इन 21 अंडमान आइलैंड्स के जो नाम है वो यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। और किसके नाम पर रखे गए? जो हमारे 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं इनके नाम पर। बात क्लियर हो गई? ये यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया। तो ये तो केवल और केवल करंट इशू है। जब तक आप इसका बैकग्राउंड डेटा नहीं पढ़ोगे, यानी कि इसको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में लिंक नहीं करोगे, तब तक आपको एग्जामिनेशन में ये हेल्प नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, वो 3 चीज़ों को लेकर बन सकता है। पहली चीज़ तो लोकेशन अंडमान की। कहोगे ये भी क्या है, लोकेशन पूछी जाती है क्या? मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट कितनी है वो लोकेशन, ठीक है। यूपीएससी कई सारे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में अंडमान निकोबार आइलैंड को लेकर। फिर दूसरा यहाँ पे इस आर्टिकल से आपको पढ़ना होगा परमवीर चक्र के बारे में। क्या है परमवीर चक्र, आपको मैं बताऊंगा। तीसरा आप यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर भी हर साल एक नए क्वेश्चन हम लोग देखते रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब फटाफट हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी 21 आइलैंड्स के जो नाम हैं वो रखे गए हैं। तो अंडमान निकोबार जो है ये आइलैंड ना एक यूनियन टेरिटरी है, भारत की एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है। और ये कहाँ पे स्थित है? इंडियन ओशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और अंडमान निकोबार आइलैंड के पास में ही इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे जो देश हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाऊं तो इस प्रकार से आप लोग इस लोकेशन को देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिखेगा इंडिया का मैप, नीचे आपको यहाँ पर इंडियन ओशन नजर आएगा, इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स नजर आएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले अंडमान आइलैंड्स हैं और नीचे वाले यहाँ पर निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दिया गया है। तो अंडमान आइलैंड्स में छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स जिनके कोई नाम नहीं थे, तो अभी यहाँ पर इन 21 आइलैंड्स के जो नाम है वो परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम के ऊपर रखा गया है। लोकेशन क्लियर हो गई। देन दूसरा चीज़ यहाँ पर ये आता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको दिख रहे थे ना अभी पिक्चर में, ये दोनों सेपरेट होते हैं 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइन से, ठीक है ना। यानी ऊपर अंडमान आइलैंड से और नीचे यहाँ पे निकोबार आइलैंड से, इनके बीच में 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइन चल रही है, 10 डिग्री एन वाली लाइन चल रही है ना। तो इस लाइन से यहाँ पर सेपरेट हो जाती हैं। ये लाइन यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को थोड़ा सा अलग कर देती है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। दूसरा आप देखोगे इनकी, जैसे अंडमान की कैपिटल क्या है? अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, आपको पता होगा। इन दोनों आइलैंड्स के ऊपर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी और इंग्लिश, दोनों की दोनों यहाँ पर इन आइलैंड्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बंगाली बेसिकली डोमिनेंट लैंग्वेज है, ज़्यादातर वहाँ पर बोली जाती है। 26% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर बंगाली ही बोलती है। बाकी इन आइलैंड्स के ऊपर कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं पाए जाते हैं, आदिवासी कई सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। और खासकर स्पेशली यहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम पीवीटीजीज बोलते हैं। सवाल ये आता है पीवीटीजीज कौन होते हैं? पीवीटीजीज वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत खतरे में है। खतरे में रहने का मतलब है कि काफ़ी बैकवर्ड में रह चुके हैं, प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिली है, प्रॉपर एजुकेशन उनके पास में नहीं है। दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे कि इनकी जो संख्या है ना वो लगातार खत्म होती जा रही है, लगातार यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन में देखने को मिलती है। उनको हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो कई सारे पीवीटीजीज जो है ना वो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर भी देखने को मिलते हैं। वैसे एक सवाल आप लोगों से सिंपल सा यह है, हमारे भारत में टोटल कितने पीवीटीजीज हैं? आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बाकी आर्टिकल पर वापस आते हैं। तो आपको अंडमान के ऊपर कई सारे आपको ग्रेट अंडमानीज देखने को मिलेंगे। दूसरा, अंडमान के ऊपर ओंगेस ट्राइब भी पाई जाती है अंडमान आइलैंड में। देन उसके बाद में मिडिल अंडमान में जारावास वाली ट्राइब पाई जाती है। देन सेंटिनल आइलैंड पर आपको सेंटिनलीज देखने को मिलेंगे। ग्रेट निकोबार में शॉम्पन ट्राइब पाई जाती है। तो ये ट्राइब्स के नाम ध्यान में रख सकते हो। कहोगे ये चीज़ें पूछी जाएंगी क्या एग्जामिनेशन में? आपको बिल्कुल फालतू में कोई चीज़ नहीं पढ़ाई गई है, एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। कैसे रेलिवेंट है आओ थोड़ा सा इसका टेस्टिंग करते हैं। यूपीएससी ने साल 2014 में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स को अलग अलग करता है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव्स लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी सुमात्रा एंड जावा। तो आप इसका आंसर परफेक्टली दे सकते हो क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। तो 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स को अलग करता है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो 2009 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पन ट्राइब फाउंड। पूछा गया शोम्पन ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, और अभी मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो शोम्पन ट्राइब कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी स्पीति वैली, या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निकोबार आइलैंड। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन 2004 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर ओंगे ट्राइब रहती है? ओंगे ट्राइब के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी दमन एंड दीव, अब दोनों मर्ज हो चुके हैं, फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। मज़ा आ गया ना पढ़ के? बाकी दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, इसको आप लोग अचीव करवाना है और अचीव करवा सकते हो यार, है ना। तो अभी जब मैं बोल रहा हूँ ना तो हाथों हाथ यहाँ पे वीडियो पे लाइक के बटन को प्रेस कर दो और इस टारगेट को अचीव करवा दो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको यहाँ पर ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा और यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है सर वीडियो में, मैंने आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे, पीवीटीजी को लेकर पूछा, फिर स्टार्टिंग में आपसे मैप में क्वेश्चन देखने को बोला, फिर उससे पहले यहाँ पर मैंने आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दिया करो। इससे पता चलता रहता है कौन कौन वीडियोस के टच में रेगुलर रहता है, कौन कौन आंसर्स को प्रॉपरली देता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले अभी इस आर्टिकल का पार्ट 2 रह गया है। पार्ट 2 क्या है? वो है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, इनको हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। तो देश की आज़ादी के बाद में हम लोगों ने इस प्रकार के 3 गैलेंट्री अवार्ड्स को बनाया, नाम रखा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इनको हमारी सरकार लेकर आती है 26 जनवरी 1950 में। आप देखोगे ना कि इसके अलावा ये तो हमारे 3 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इसके अलावा 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स, तो ये 6 गैलेंट्री अवार्ड्स आपको देखने को मिलता है। अब ये किनको दिया जाता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो हमारे जितने भी रैंक के ऑफिसर्स हैं, जितने भी रैंक के आर्मी ऑफिसर्स हो गए, कोई से भी रैंक के आर्मी ऑफिसर्स हो गए, नेवी ऑफिसर्स हो गए, या एयरफोर्स के ऑफिसर्स हो गए, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कोई हमारी टेरिटोरियल आर्मी हो गई, या कोई दूसरी यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर जो भी हमारी जो लॉफुली कोई आर्म फोर्सेस है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई सी भी रैंक का हो गया, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अपनी बहादुरता के लिए, इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए। ध्यान रखना, ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं, मैंने आपको बताया इन 6 गैलेंट्री अवार्ड्स के नाम। अब इन 6 गैलेंट्री अवार्ड्स में आपने पहले दो डिस्कस किया है ना, वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इनको हम लोग एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इनको हम लोग वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स के नाम से जानते हैं। वॉर टाइम, ठीक है ना, ये युद्ध के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड में आप देखोगे सबसे नंबर 1 पर आता है परमवीर चक्र। ये इंडिया का एक हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड की कैटेगरी में रखा जाता है ना। जो भी हमारे ऑफिसर हों, चाहे वो लैंड पर हो, सी पर हो, एयर पर हो, उनका बहादुरता को देखकर यहाँ पर ये जो परमवीर चक्र है वो दिया जाता है। देन उसके बाद में आता है यहाँ पे महावीर चक्र। महावीर चक्र दूसरा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीर चक्र, ये थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र हैं, ये तीनों हमारे कौन से अवार्ड हैं? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। बाकी जो मैंने आपको 3 और बताए थे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये हमारे पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। वो वॉर टाइम थे, ये पीस टाइम है, शांति को बनाने के लिए, ठीक है। तो अशोक चक्र की अगर हम लोग बात करें तो अशोक चक्र एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ना, पीस टाइम के लिए, ये ध्यान में रखना। उसके बाद कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट है और शौर्य चक्र हमारा थर्ड हाईएस्ट है। ये तो 6 अवार्ड्स आपको पता चल गए, पीस टाइम, वॉर टाइम। दूसरा यहाँ पे आते हैं कुछ और अवार्ड्स, जैसे इसमें सेना मेडल भी आता है। सेना मेडल यहाँ पर आपको नाम से पता चला है हमारी जो आर्मी है उसकी बहादुरता के लिए दिया जाता है। देन आता है एक नौसेना मेडल, ये हमारी नेवी के करेज के लिए दिया जाता है। देन आता है वायुसेना मेडल, ये हमारे एयरफोर्स के करेज के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। जिस भी व्यक्ति ने कोई एक्सेप्शनल डिवोशन दिखाया अपने ड्यूटी के प्रति, एक्सेप्शनली काम किया है, उसके लिए यहाँ पर ये मेडल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। मतलब छोटा सा आर्टिकल था बट इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि लगातार न्यूज़ में रहती है, ठीक है। आगे आते हैं ना, अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर सकते हो। क्या बात यहाँ पर की जा रही है?
यहाँ पे क्या बात की जा रही है, रिसेंटली क्या होता है ना, फेक न्यूज़ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हमारी केंद्र सरकार को दी जाती हैं। आपने पीआईबी फैक्ट चेक के बारे में सुना होगा। जो पीआईबी फैक्ट चेक है, ये यूनिट का क्या काम है, फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना, और फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद में पोस्ट कर देना, भाई ये फेक न्यूज़ है, इसको हटाया जाए। तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे ही इस प्रोविजंस को लेकर आया गया, यानी फेक न्यूज़ की पावर हमारी केंद्र सरकार के हाथ में दी जा रही थी, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक जो यूनिट है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही आती है। लेकिन अब इस चीज़ का अपोजिशन लोग दिखा रहे हैं, लोग यहाँ पर इस चीज़ के विरोध में हैं। खासकर हमारी एक एनबीडीए के नाम की बॉडी है, यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन। इन्होंने मंडे में यहाँ पर मांग की है कि जो आप ये अमेंडमेंट कर रहे हो ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 में, क्योंकि इस रूल के अंदर संशोधन करके, अमेंडमेंट यानी कि बदलाव करके ही यहाँ पे कुछ नई चीज़ ऐड की जा रही है फेक न्यूज़ को लेकर। तो यहाँ पे आप जो बदलाव कर रहे हो, और इसको बदलाव करने के बाद में आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को ज़्यादा पावर दे रहे हो, जो कि एक केंद्र सरकार की एजेंसी है। और फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, सारे फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करेगी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो खतरनाक साबित हो सकता है। और इसलिए यहाँ पर जो एनबीडीए है, ये चाहता है कि जो आप रूल्स लेकर आए हो उसको वापस से ले लो, ठीक है ना। ये आपके हक में नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर यहाँ पर कोई ऑथेंटिक डेटा भी है सरकार के खिलाफ में, कोई यहाँ पर सही चीज़ को लेकर भी बात कर रहा है ना, तो उसको भी फेक न्यूज़ बोलकर बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए सरकार उसको हटा सकती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर दिखाई जा रही है काफ़ी सारी बॉडीज़ के थ्रू। एसोसिएशन का कहना यहाँ पर यह है कि आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास में पावर आ रही है, और गवर्नमेंट के पास में जो पावर आ रही है ना फेक न्यूज़ को टैकल करने की, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हमारे देश में 4 पिलर है, पता है आपको। एक चौथा पिलर है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने हिसाब से सरकार को चुनकर बैठा रहे हैं, वोट करके यहाँ पर लोग अपने पसंदीदा सरकार को बैठा रहे हैं, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी जो चौथा पिलर है ना, इसको हिला दिया गया अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर आती है फेक न्यूज़ को टैकल करने की, फेक न्यूज़ को हटाने की। तो ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, और ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको पता है हमारे पास में संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। इसमें जो आर्टिकल 19 है, क्लॉज 1 सब क्लॉज है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, खुलकर बोलने के बारे में, अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसका आपके पास में अधिकार है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, क्योंकि अगर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर भी रहा होगा तो सरकार उसको फेक न्यूज़ बोल के ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये पावर गवर्नमेंट के पास में आ रही है। ये बात यहाँ पे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के थ्रू रखी गई है। इस वजह से जो भी चेंजेस किए गए हैं, उन चेंजेस को हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। अब करना क्या है, ये तो आपने समझ लिया करंट इशू। थोड़ा बैकग्राउंड डेटा है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जानेंगे यहाँ पर इस फेक न्यूज़ वाले मामले को। जो अब हम लोग बात करते हैं फेक न्यूज़ को, तो रिसेंटली क्या होता है, कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं आईटी रूल्स के अंदर में। और अमेंडमेंट करने के बाद में आईटी रूल्स समझ रहे हो ना, जिसके बारे में आपको बताया था, यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 की बात कर रहे हैं। तो आईटी रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस करे जा रहे थे, और ऐसे चेंजेस हैं, इससे क्या होगा, जो हमारी पीआईबी है ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिसके कई न्यूज़ आर्टिकल आप पढ़ते भी हो, दूसरे वीडियो में मैं कवर करता हूँ। तो पीआईबी को ये पावर देगी, ये पीआईबी क्या कर सकती है, फेक न्यूज़ को डाउन कर सकती है, फेक न्यूज़ को वहाँ से हटाने की अनुमति दे फेक न्यूज़ को वहाँ से हटाने का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों है ये मामला आपने यहाँ पर समझ लिया है। आगे आते हैं। अब देखो, बोला ये जा रहा है जो पीआईबी है ना, वो हमारी केंद्र सरकार की ही एजेंसी है। ध्यान रखना, हमारी सरकार के जितना भी यहाँ पर डेटा है, मिनिस्ट्रीज़ का जितना भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का डेटा निकल कर आता है, वो सब पीआईबी पर दिखाया जाता है, यानी सरकारी डेटा पीआईबी पर छपता है। तो पीआईबी हमारी सरकार की डायरेक्टली एक एजेंसी है। अब इसको आगे कवर करने से पहले आपको समझना होगा कि फेक न्यूज़ आखिरकार होती क्या है, फेक न्यूज़ क्या होती है, या फिर फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए भारत में क्या क्या कानून नज़र आते हैं। फेक न्यूज़ समझाने के लिए मतलब क्या ही समझाऊं, इसमें सभी को पता है ना। जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो झूठी खबरें होंगी, वो फेक न्यूज़ कहलाएगा, झूठी हो गई। इसमें यहाँ पर कोई अनजान में भी यहाँ पर झूठी खबर फैला सकता है, उसको नहीं पता है। कोई जानबूझकर भी यहाँ पर उस खबर को फैला सकता है, उसको झूठा बना सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो दोनों प्रकार की यहाँ पर चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फेक न्यूज़ के अंदर एक होता है सैटायर, यानी किसी का कोई इंटेंशन नहीं था किसी को नुकसान पहुँचाने का, लेकिन यहाँ पर गलती से वो न्यूज़ जो है वो फैल गई है। दूसरा होता है एक मिसलीड करने का कॉन्टेंट। फिर एक होता है यहाँ पर जानबूझकर उस कंटेंट को अंदर बदलाव करना, मैनिपुलेट करना, उसको फेक न्यूज़ बना देना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर अब यहाँ पे बात ये की जा रही है, हमारे पास में कई सारे कानून हैं, कई सारे लॉज आपको देखने को मिलते हैं जो कि फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, ये जो आईटी एक्ट है 2008 का, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को लेकर जो भी यहाँ पर ऑफेंस होता है ना, इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के रिलेटेड, इन सबको यहाँ पे पनिश किया जा सकता है आईटी एक्ट के सेक्शन 66D के तहत। देन उसके बाद में दूसरा आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति कोई यहाँ पर
कोई गलत खबर फैलाता है किसी डिज़ास्टर को लेकर, भूकंप को लेकर या कोई डिज़ास्टर को लेकर यहाँ पे गलत खबर फैलाता है, तो उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। देन तीसरा आता है इंडियन पिनल कोड 1860। इंडियन पिनल कोड के अंदर भी आप देखोगे तो फेक न्यूज़ को लेकर बात की गई है कि अगर कोई यहाँ पर इस प्रकार से फेक न्यूज़ क्रिएट करता है ना, और उस फेक न्यूज़ से यहाँ पे कोई दंगे हो जा रहे हैं, हालत ख़राब हो जा रही है देश के अंदर में, तो उसको पनिश किया जा सकता है आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस के तहत। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंडिया के अंदर में जो कि फेक न्यूज़ को टैकल करने का काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस के ऊपर। न्यू प्रपोजल क्या है, जो नया ड्राफ्ट है ना, ये क्या करेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे रहा है हमारे सरकार को जो कि फेक न्यूज़ को टैकल कर सकती है। कैसी पावर, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ निकल कर आती है और सरकार के पकड़ में आती है वो फेक न्यूज़। अब वो फेक न्यूज़ पकड़ में जब आई ना, तो सरकार जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे उस न्यूज़ को हटाने के लिए बोल सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, वेबसाइट प्रोवाइडिंग वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लगा सरकार को फेक है तो वो उनसे उस न्यूज़ को हटवा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पावर गवर्नमेंट के पास में आएगा इस अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। अब इसमें यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार रख देगी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये चीज़ें फॉलो भी करनी होंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है और थोड़ा सा कमर कस दी जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है ना। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो काफ़ी सारे एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये बिल्कुल गलत कदम है। गलत कदम पता है क्यों है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। उन्होंने ये बोला कि जो पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट है ना, इसको हमने 2019 में सेटअप किया गया था, 2019 में बनाया था, ठीक है ना। अब इसका काम क्या था कि जो भी सरकारी मिनिस्ट्रीज़ को लेकर, डिपार्टमेंट्स को लेकर या स्कीम्स को लेकर कोई भी यहाँ पर न्यूज़ है उसको वेरीफाई करना, उसको न्यूज़ को वेरीफाई करके पब्लिश करना, ठीक है, और गलत न्यूज़ को यहाँ पे हटाना, फॉल्स न्यूज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके हटाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि पीआईबी ने पिछले कुछ समय पर कई सारी फेक न्यूज़ को हटाया है, कई सारी फेक न्यूज़ के बारे में जानकारी दी है, लेकिन हमेशा यही हुआ है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि हमने क्यों हटाया, उसके पीछे आपको बताना चाहिए था, रीज़न बताना चाहिए था हमने उस न्यूज़ को क्यों हटाया, लेकिन कभी भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है पीआईबी ने। ये पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पीआईबी फैक्ट चेकिंग की यूनिट के थ्रू कभी कभी हमने देखा है कि इन्होंने खुद ऐसा ट्वीट किया है, कभी कभी ओकेजनली यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि ये खुद ऐसा ट्वीट कर देते हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन गलत होती है, इनएक्यूरेट होती है। तो बताओ यहाँ पर कैसे ये लोग इन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। तो इस वजह से ये पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जानी चाहिए। इससे हमारा आर्टिकल 19 यानी कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर हमारा जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कहीं ना कहीं हिल सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है एसोसिएशंस के थ्रू। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो मीडिया है आपका फोर्थ पिलर, मैंने पता नहीं शायद कुछ और बोल दिया था थोड़ी देर पहले, जो आपका मीडिया है वो है बेसिकली फोर्थ पिलर है आपके डेमोक्रेसी का। ठीक है, ये थी आर्टिकल के अंदर सारी कहानी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। यार मुझे नहीं लगता मैं वीडियो को ज़्यादा देर कंटिन्यू कर पाऊँगा, मुझे ना बॉडी में मतलब शिवर हो रही है बहुत ज़्यादा, बुखार की वजह से यहाँ पे बॉडी थोड़ी कांप रही है। लेकिन देखते हैं, जब तक कंटिन्यू कर पाएंगे तब तक करते हैं, और फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूंगा, बट कोशिश करते हैं कि इस पूरे वीडियो को समाप्त करें। तो इस आर्टिकल को वैसे आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस सिक्योरिटी से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है आईएनएस वागिर के बारे में। तो आईएनएस वागिर एक 5वां स्कॉर्पियन सबमरीन है, इसको हम लोग अपने नेवी के अंदर लेकर आ चुके हैं। तो 5वां स्कॉर्पियन सबमरीन है, इसको हम लोग कमीशन कर चुके हैं अपने नेवी में। इसका नाम है आईएनएस वागिर, इस वजह से यहाँ पर यह न्यूज़ में है। तो मंडे में यहाँ पर ये नेवी में आ चुकी है, नेवी के पास आ चुकी है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 24 महीनों के अंदर में ये तीसरी सबमरीन है जो कि हमने अपने नेवी को दी है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा रेलिवेंट है। तो अब यहाँ पे आपको समझना क्या होगा आईएनएस वागिर के बारे में। वैसे इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता होगा तो आप खुद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। जैसे क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आपसे डायरेक्टली सवाल बन जाएगा। आपको याद होगा यूपीएससी ने आईएनएस अस्त्रा धारिणी को लेकर सवाल पूछा था। ऐसे कई सारे डिफेंस आइटम्स को लेकर सवाल डायरेक्टली बन जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है आईएनएस वागिर क्या है। तो ध्यान रखना ये एक स्कॉर्पियन सबमरीन है, ठीक है। तो आईएनएस वागिर को ना प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। आईएनएस वागिर यहाँ पर क्या है,
ये क्लियर हो गया। इस वगैरह को वैसे हम पानी में लॉन्च कर चुके थे 12 नवंबर 2020 में। इसके ऊपर ट्रायल्स लगातार चल रहे थे और ट्रायल चलने के बाद में नाउ फाइनली यहाँ पर हमने नेवी को ये जो पर्टिकुलर सबमरीन है वो प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर काफ़ी सारे स्टील्थ फीचर्स हैं, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रडार की पकड़ में भी ना आए सबमरीन, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ की गई हैं। और ये जो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 चलाया है ना, यहाँ पे हम लोग 6 सबमरीन को बना रहे हैं और फ्रांस की मदद से 6 सबमरीन को बनाया जा रहा है। ठीक है, जो ये 6 स्कॉर्पियन सबमरीन है इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है, एमडीएल अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। मैंने आपको बताया फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है उसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए हमने साल 2005 में अक्टूबर के महीने में फ्रांस के साथ में $3.75 बिलियन का एक डील जो है वो साइन किया था। इसमें हमें 6 सबमरीन्स को बनाना था। 6 सबमरीन्स में INS वगैरह आ चुकी है, ये आपने आर्टिकल में पढ़ लिया। इससे पहले जो वक्शीर है ये पिछले साल आ चुकी थी। वक्शीर को हम ऑलरेडी पानी में लॉन्च कर चुके हैं अप्रैल 2022 में। ठीक है ना, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो एक तो हो गई 6 सबमरीन, कौन कौन से ध्यान रखना, यहाँ पे भी आर्टिकल में बोला गया है पिछले 24 महीनों में ये जो 6 सबमरीन हम बना रहे हैं ना, उसमें से ये लगभग तीसरी सबमरीन जो हम नेवी को दे चुके हैं। तो एक तो वागिर, ये न्यूज़ में, ये तो आपको समझ में आ गया। एक वक्शीर है जो कि यहाँ पर, सॉरी वक्शीर कह रहा हूँ, एक हमारी कौन सी है वक्शीर, इसको हमने पानी में लॉन्च किया था अप्रैल 2022 में। अब यहाँ पर ये भी जल्दी नेवी को डिलीवर कर दी जाएगी इस साल के एंड तक, क्योंकि इसके ऊपर ट्रायल वगैरह जो है वो चल रहे हैं। अब यहाँ पे 6 सबमरीन्स में सारी 6 सबमरीन्स के नाम क्या क्या हैं। देखो, जो पहली सबमरीन थी ना वो थी INS कलवरी, इसको हमने कमीशन किया था दिसंबर 2017 में। दूसरी सबमरीन थी INS खंदेरी, इसको सितंबर 2019 में ही हम लोगों ने क्या कर लिया, कमीशन कर लिया। फिर था INS करंज, इसको मार्च 2021 में कमीशन किया गया। और चौथी थी INS वेला, ये हमारे नवंबर 2021 में ही सर्विस को ज्वाइन कर चुकी है। फिर अब यहाँ पर एक INS वगीर, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो गई हमारी 5वीं, और INS वक्शीर हो गई 6ठी। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 सबमरीन्स के नाम ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो बार बार रिपीट करने से दिमाग में बैठ जाएगा। एक INS वगीर हो गया, दूसरा INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला और INS वक्शीर। ठीक है, अब बात आती है स्कॉर्पियन सबमरीन्स की। तो सर स्कॉर्पियन सबमरीन क्या होती है। स्कॉर्पियन सबमरीन एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। ठीक है ना, डीजल के बेसिस पर यहाँ पर इन सबमरीन को चलाया जाता है। और ये मतलब आप कह सकते हो इनको ना बार बार पानी में ऊपर आना पड़ता है। कुछ सबमरीन होती हैं जैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो होती है ना, वो पानी में लंबे समय तक नीचे रह सकती हैं। ठीक, कई महीनों तक वो नीचे रह सकती हैं, लेकिन इन सबमरीन को सप्ताह में 1-2 बार ऊपर आना पड़ता है और फिर उसके बाद में यहाँ पर अपने आप को रिचार्ज करके नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको कौन सी सबमरीन देखने को मिलती है, स्कॉर्पियन सबमरीन। ध्यान रखना, फ्रांस के साथ में हम इसको मिलकर डेवलप कर रहे हैं और कई सारी कंट्रीज़ के साथ में हमने मिलकर अलग अलग क्लास की जो सबमरीन है वो बनाई हैं। ये स्कॉर्पियन सबमरीन के अंदर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। स्टेल्थ फीचर से यानी रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा और यहाँ पे बिल्कुल कोई नॉइस नहीं करेगा, बिल्कुल शांत स्वभाव में ये पूरा का पूरा सबमरीन जो है वो रन करता हुआ नजर आएगा। इससे क्या होगा, इंडिया की नेवी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी और हम लोग पानी के अंदर अपने दुश्मन को आराम से टैकल कर पाएंगे पानी के अंदर रहकर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हथियार वगैरह भी देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली दुश्मन के शिप को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस छोटे से आर्टिकल के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। हालांकि आर्टिकल में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया न्यूजीलैंड को लेकर एक आर्टिकल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर एक एडिटोरियल है, देन उसके बाद में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर एडिटोरियल है। तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट भी हैं। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको पता होगा हमेशा हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो आज के मेंस के क्वेश्चन के अंदर कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपको ये पता होगा कल मैंने गिग इकोनॉमी को लेकर एक एडिटोरियल कवर किया था, है ना, याद आ रहा होगा। कल मैंने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक आर्टिकल कवर किया था गिग इकोनॉमी के बारे में, सारी चीज़ें बताई थी कि वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सब कुछ। तो उसी के बेसिस पर आज का एक क्वेश्चन है मेंस का। क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ गिग इकोनॉमी ऑन द ट्रेडिशनल लेबर मार्केट एंड डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय गिग वर्कर्स इन इंडिया। यानी कि आपको एनालिसिस करना है कि जो ये गिग इकोनॉमी है ना, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पुराने लेबर मार्केट पर क्या पड़ा है। आज के समय पर गिग इकोनॉमी पूरी तरह से बदल चुकी है, तो जो नॉर्मल लेबर मार्केट है उसके ऊपर गिग इकोनॉमी का क्या असर पड़ा। दूसरा, डिस्कस करो चैलेंजेस को, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ना वो गिग वर्कर्स आज के समय पर भारत में फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ। हिंदी में यहाँ पर बोला जाता है, पारंपरिक श्रम बाजार पर गिग इकोनॉमी के प्रभाव का विश्लेषण करें और भारत में गिग श्रमिकों के
सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है ना। अब आपको 250 शब्दों में आंसर लिखना है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, उसके लिए टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको वो चैनल मिल जाएगा। फुल फॉर्म लिखनी है। वहाँ पे लगभग 49,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। आंसर्स को सबमिट करने के साथ साथ आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे कई सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वालों को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। साथ ही साथ में सामने वाले की आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उन चीज़ों को वहाँ पर उनको डिटेल से बता सकोगे। ठीक है, तो इस कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसका हिस्सा ज़रूर से बनिए। चलो एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे इस वाले एडिटोरियल को। यहाँ पे जो राइटर हैं वो हैं फुरकान कुमार। अब इनका यहाँ पर क्या कहना है, इनका कहना यह है कि देखो रिसेंटली भारत की जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रेगुलेट, उनको मैनेज करने का काम यूजीसी करता है। तो यूजीसी रिसेंटली यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लेकर आता है। उस गाइडलाइंस के अंदर यूजीसी क्या बताता है, ये बोलता है कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर किसी देश की यूनिवर्सिटी हैं, वो अपने कैंपस को भारत के अंदर लगा सकती हैं, है ना। तो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ भारत में ओपन कर सकती हैं, इसको लेकर चर्चा करी जा रही है। अब ओपन तो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बात ये राइटर बोलते हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं। इससे अच्छा आप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अभी के समय पर भारत से कई सारे स्टूडेंट्स बाहर विदेशों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो बेस्ट तरीका है, उसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन आप अगर कुछ चंद पैसे बचाने के लिए ये करना चाहते हो, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में लेकर आना चाहते हो, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो क्या बोलते हैं राइटर, आओ एक एक करके सारे पॉइंट्स को डीपली एनालाइज करेंगे और कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स मैंने आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। ड्राफ्ट नॉर्म्स अनाउंस बाय यूजीसी फॉर ई ग्रांट, यूजीसी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। तो ये जो यूजीसी है इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का अनाउंसमेंट किया। इन्होंने ये बोला कि विदेश की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने कैंपस को भारत में सेटअप कर सकती हैं। और कैंपस को सेटअप करेंगी, सेटअप करने के साथ साथ उनको कई सारी पावर्स भी दी जाएंगी, वो अपने हिसाब से डिसीजन वगैरह ले सकेंगी। ये बात यहाँ पे यूजीसी रिसेंटली बोलता है। अब यूजीसी ने इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की जो राय है वो मांगी है। मंथ के एंड तक यहाँ पर इसके बारे में और चर्चा होने वाली है। तो आज के आर्टिकल में हम यही डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में जो रेलिवेंट चीज़ें एग्जामिनेशन के लिए, उसमें सबसे पहला आता है यूजीसी। यूजीसी आखिरकार है क्या, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है भारत की एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है एक एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया है। उस एक्ट का नाम है यूजीसी एक्ट 1956। इस बॉडी का काम है या फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, हमारे जितने भी हायर एजुकेशन हैं इंडिया के अंदर, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम भी हमारे यूजीसी का होता है। यूजीसी का ही काम होता है यूनिवर्सिटीज़ के पास में जो फंड जाता है ना, जो पैसा वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, या यूनिवर्सिटी और कॉलेज को रिकग्निशन दिया जाता है, उनको पहचान दी जाती है, वो सब यहाँ पर यूजीसी ही करता है। अब यूजीसी कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब बात यहाँ पर ध्यान ही रखोगे, एजुकेशन की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। बाकी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हमारे देश भर में प्रमोट करना, जो भी यहाँ पर टीचिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, एग्जामिनेशन होता है, रिसर्च होता है, इसको मेंटेन करना, इसको भी प्रमोट करना। उसके बाद में एजुकेशन के एक अच्छे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलना। हमारे जो भी एजुकेशन का कॉलेज वगैरह फील्ड देखने को मिलता है, इसको यहाँ पर डेवलप करना, कॉलेज को डेवलप करना, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ावा देना, ये सारा काम हमारा यूजीसी का होता है। साथ ही साथ में यूजीसी का काम एक और है, जो भी हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है, दोनों को जोड़ कर रखता है जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के काम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी आपने समझ लिया। अब हाल ही में यूजीसी क्या करता है, ढेर सारी गाइडलाइंस को, ढेर सारी यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका अनाउंसमेंट करता है। यूजीसी के आज के समय पर जो चीफ है ना, वो है एम जगदीश कुमार। इन्होंने रिसेंटली ये बोला कि जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंडिया के अंदर अपने कैंपस को सेटअप कर सकती हैं। इस ड्राफ्ट के अंदर कई सारी गाइडलाइंस को जारी किया गया, जैसे कि अगर किसी कैंपस को, यानी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में अपना कैंपस लगाना है तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे वो यूनिवर्सिटी एलिजिबल हो पाएगी। सबसे पहला चाहिए होगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में आ रही है, यानी कि पूरे दुनिया भर से कोई भी देश अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर आ सकता है। शर्त यह है कि उसकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर आ रही हो। दुनिया में जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ है ना, उन यूनिवर्सिटीज़
का जो कैंपस है वो इंडिया के अंदर अलाउ किया गया है। आप अपने कैंपस को इंडिया के अंदर लगा सकते हो अगर इस कैटेगरी में हो तो आप यूजीसी के पास में अप्लाई करो, यूजीसी आपको अप्रूवल देगा और इसके लिए पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक अप्लाई किया जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, एक एप्लीकेशन दिया जाएगा और वो जो एप्लीकेशन है वो स्टैंडिंग कमेटी देखेगी और वो स्टैंडिंग कमेटी हमारी यूजीसी ही अपॉइंट करेगी। फिर उस एप्लीकेशन को आगे सबमिट किया जाएगा और यहाँ पे बोला ये जा रहा है, फिर ये अपने रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे 45 दिनों के अंदर अंदर। फिर बाद में यहाँ पर ये पता चलेगा कि यूजीसी जो है ना वो अपना अप्रूवल देगा या नहीं देगा, और यूजीसी यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है इनको अप्रूवल देगा और अगर देना होगा तो देगा। देने के बाद क्या होगा, वो जो कैंपस है वो यहाँ पे आने वाले जैसे अप्रूवल मिलेगा उस कैंपस को ना, तो जैसी यूनिवर्सिटी को ये अप्रूवल मिलेगा वो अपने कैंपस को आने वाले 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर बना सकता है ना, उसको एस्टेब्लिश कर सकता है। दूसरा, जब वो कैंपस लगाएगा तो इनिशियली जो उसको स्टार्टिंग में अप्रूवल मिलेगा वो 10 साल के लिए मिलेगा। बाकी अगर वो लंबे समय तक रुकना चाहता है तो उस अप्रूवल को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस के अंदर ये क्राइटेरिया रखा गया। दूसरा क्राइटेरिया था रीजनेबल फीस का, यानी जो भी ये कैंपस आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इनके ऊपर कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। जो भी एडमिशन का प्रोसेस है ये अपनी तरफ से एडमिशन का प्रोसेस रख सकते हैं, है ना। फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप कर सकते हो, एडमिट करना हो कर सकते हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स को लेना हो ले सकते हैं। अपने हाथ में इनके पास में पावर्स रहेंगी, इनके पास में ऑटोनॉमी रहेगी कि ये अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकें। जो भी फ़ीस रखनी है अपने हिसाब से रख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर हम ऐसा जोर नहीं देने वाले जैसा बाकी इंडियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जोर दिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि बोला ये जा रहा है कि फ़ी जो है ना वो रीज़नेबल होनी चाहिए, एक सही दाम में होनी चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगी। ये बात यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। देन उसके बाद में एक और क्राइटेरिया रहा है, वो है मोड ऑफ टीचिंग। मोड ऑफ टीचिंग के अंदर क्या बोला गया है कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना एक ऑटोनॉमी आएगी किसके पास में, यूजीसी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के पास में। फॉरेन यूनिवर्सिटी को हम लोग कुछ और पावर्स देंगे कि ये अपने यहाँ पर जो भी कैंपस भारत में लगाएंगे इसमें फैकल्टी को रिक्रूट कर सकें। जो टीचर्स हैं वो चाहे तो इंडिया से ले सकते हैं या फिर यहाँ पर अपने देश से भी उन टीचर्स स्टाफ को लेकर आ सकते हैं। जहाँ से रिक्रूट करना चाहें वो रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कोर्स है ना ये ऑनलाइन नहीं होने वाला, पूरा ऑफलाइन यहाँ पर मोड में ये कोर्स जो है वो पूरा चलेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जो भी क्वालिफिकेशन, यानी कोई भी स्टूडेंट्स ने समझो उस कैंपस से सारी पढ़ाई करी है, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन किस लेवल की होगी, उसी यूनिवर्सिटी के लेवल की जो कि उस देश की है ना। मान लो कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कोई भी देश की यूनिवर्सिटी है ना, तो उसी क्या जिस कंट्री में यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्थित है उसी की क्वालिफिकेशन के लेवल की वो क्वालिफिकेशन मानी जाएगी जो स्टूडेंट यहाँ पर उसको क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गया। दूसरा, इनको एक और पावर दी जाएगी, वो है फंड मैनेजमेंट को लेकर। जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको यहाँ पर हम लोग पावर देंगे कि जो भी इनकी कमाई हुई है वो अपने जो भी इनका बड़ा कैंपस है किसी भी देश के अंदर, है ना, जहाँ से भी ये आए हैं वहाँ पे अपने पेरेंट कैंपस को ये फंड वगैरह भेज सकते हैं। दूसरा, फंड का क्रॉस मूवमेंट हो सकता है, यानी कि इस देश से उस देश में यहाँ पे फंड का मूवमेंट हो सकता है आराम से। ये सारा काम किया जा सकता है। जो भी पेमेंट है, रेमिटेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ ही जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत देखी जाएंगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। सवाल ये आता है कि सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, मतलब क्यों अचानक से यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस को भारत में हम लगा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न एक दिया गया है, बहुत ठोस रीज़न दिया गया है। रीज़न यह है कि आज के समय में अगर हम 2022 तक का डेटा भी देखें तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, इवन यहाँ पे देखोगे 4.5 लाख स्टूडेंट्स जो है ना वो बाहर जाते हैं विदेश में स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। अब वो स्टडी करने के लिए गए तो काफ़ी सारा पैसा इस देश से जाता है बाहर, उस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर खर्चा जाता है। तो 20 से 30 बिलियन डॉलर, ध्यान रखना 20 भी नहीं बोला गया, 28 से 30 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बोला हूँ, बिलियन डॉलर, इतना पैसा खर्चा जाता है यहाँ पर इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर जो भी यहाँ पर विदेश में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस को अगर हम भारत में लगा लेंगे तो इससे क्या होगा, जो ये स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर ही है, तो वो यहीं से अपनी सारी की सारी जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे बोली गई है। और फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस को भारत में लगाने के बारे में चर्चा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी की गई है। बात क्लियर हो गई। तो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस दे दिया कि भैया क्या क्या होने वाला है। अब राइटर ने यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर जोर दिया है, कंसर्न्स के ऊपर। राइटर ने यहाँ पर बोला है कि भैया इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, आओ यहाँ पर इसको समझते हैं। ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आया गया है ना, ये क्या डिमांड करता है कि बाहर का कैंपस इंडिया में आए और एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन को दे। लेकिन आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि वो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। वो अपने हिसाब से जो भी उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है उस हिसाब से यहाँ पे वो सारा का सारा काम करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ प्रोविजंस यहाँ पे लेकर आ जाएंगे इन एजुकेशन के लिए,
इन इंस्टीट्यूशंस के लिए। जैसे यहाँ पर इनको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे इंडिया की सॉवरिटी इंटीग्रिटी यहाँ पर ख़राब हो, है ना, इंडिया की इमेज ख़राब हो या इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशंस ख़राब हो। ऐसी कोई बातें यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो बातें यहाँ पर इसके अंदर रखी जाएंगी। दूसरा, इन मामले को चलो हटाएं भी, तो राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि आप इस एनालिसिस को देखोगे तो इसमें ये एक जोर दिया गया है कि जो भी यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अभी के समय पर बच्चे जाते हैं तो उनके लिए 28 से 30 बिलियन डॉलर खर्चा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक बात है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, जो भी पैसा खर्चा जा रहा है ना, ये सब यहाँ पर देश से बाहर जा रहा है, और उसी पैसे को बचाने के लिए यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कैंपस को इंडिया के अंदर अलाउ कर रही है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो आप कर रहे हो ना, ये काम की चीज़ है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो कि बच्चा बाहर ना जाए और बाहर ना जाकर इंडिया के अंदर पढ़ाई करे, और इंडिया के अंदर पढ़ाई करके क्या होगा, उसको एट द लास्ट डिग्री मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो बाहर जाता है ना तो बाहर का उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, काम कर सकता है, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसका करियर के अंदर में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। तो एक फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना जो कि इंडिया के अंदर हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान अगर बच्चा यहाँ से बाहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, वही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। वहाँ पर वो अच्छे से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, नई चीज़ों को सीख पाएंगे, और बाहर के अंदर जो जॉब्स हैं वो ले पाएंगे, और उसके बाद वो अपना रेमिटेंस, एक जब बाहर की जॉब लेंगे ना तो ढेर सारा पैसा वहाँ पे कमाकर उस पैसे को वो इंडिया वापस से रिटर्न भेज सकते हैं, वहाँ से आप पैसे को वापस से रिटर्न में ले सकते हो। तो इंडिया को ज़रूरत है एक फ्रेमवर्क बनाने की और इसके ऊपर थोड़ा काम करने की कि हमें यहाँ पर ऐसे नहीं करना होगा। दूसरा, धीरे धीरे यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनॉमीज़ हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हुई नजर आएंगी। धीरे धीरे यहाँ पर इनके ऊपर कई बार हम लोग, आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर डील हो रही है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का पूरा जो मामला है वो आपने यहाँ पर अभी के समय पर समझ लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है प्रॉमिस और प्रैग्मेटिज्म के बारे में। इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशंस के बारे में चर्चा की जा रही है। आपको पता होगा न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना रेजिग्नेशन दे रही हैं, रिज़ाइन कर रही हैं, और इनका नाम क्या है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेसिंडा आर्डन। तो जेसिंडा आर्डन ने यहाँ पर क्या किया, रिज़ाइन दे दिया, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में 2017 में लेबर पार्टी से लीडर के तौर पर चुनी जाती हैं और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, और इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा बोला 6 सालों के अंदर अंदर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ किया है कि अगर आज के समय पर ये अपने ऑफिस को छोड़कर जा रही हैं तो लोग इनको याद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि आप देखोगे दुनिया भर में कोरोना आया, कोरोना को सबसे बेहतरीन तरीके से हैंडल करने वाला देश न्यूजीलैंड था। तो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी जेसिंडा आर्डन, इन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया। दूसरा, न्यूजीलैंड के अंदर जो आतंकवाद है उसको टैकल करने में सक्सेसफुल रही हैं, और रिसेंट यहाँ पे कई सारे अटैक देखने को मिले, क्राइस्ट चर्च के अंदर मॉस्क में अटैक देखने को मिले, उस चीज़ को यहाँ पर ये रोकने में कामयाब रही हैं। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, याद होगा, एक वॉल्केनो बहुत भयंकर फटा था न्यूजीलैंड के अंदर में, उस वहाँ पे एक तरीके से उस चीज़ों के प्रति रिलीफ देने में यहाँ पर कामयाब रही हैं ये। तो जो मिसेस आर्डन है ना, इन्होंने एक बेहतरीन लीडरशिप अपनी दी है पूरे न्यूजीलैंड को, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इनका जो अप्रोच था कोरोना को लेकर वो बेस्ट था, मतलब पूरे डेवलप्ड कंट्री के मामले में देखो तो एक बेस्ट अप्रोच था। इन्होंने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि कोविड को वहाँ पे फैलने ही नहीं दिया, और कोविड की वजह से जो सबसे कम मृत्यु हुई आज के समय पर जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, उसमें न्यूजीलैंड टॉप पर आता है। न्यूजीलैंड के अंदर कोविड की वजह से सबसे कम मृत्यु हुई हैं। तो ये इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है ना रेजिग्नेशन का, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक शॉकिंग था, लोग यहाँ पर शॉक हो गए। तो इनका कहना यह है कि अब देखो आगे मैं खुद यहाँ पे अपनी जो चीज़ें हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको यहाँ पर देखना चाहती हूँ, आगे उन चीज़ों को हैंडल करना चाहती हूँ, और आगे मैं अब यहाँ पे सर्व नहीं करना चाहती। अब वो रिज़ाइन कर रही हैं। अब रिज़ाइन करने के बाद में एक नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो नए प्राइम मिनिस्टर का नाम आ चुका है क्रिस हैप्किन। जो क्रिस हैप्किन है तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नए प्राइम मिनिस्टर का पद लेंगे, और ये यहाँ पर सक्सीड करेंगे इनको 2023 के इलेक्शन में, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो ये जेसिंडा आर्डन का लीडरशिप था ना, इसकी बहुत तारीफ़ की गई, दुनिया भर में तारीफ़ की गई, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इनके फ़ैन हो गए जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना का हैंडल किया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ये भी फेस कर गई, जैसे कि मिसेस आर्डन ने क्या किया, देश की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हाउसिंग क्राइसिस प्रॉब्लम। इनका ये था कि कुछ यहाँ पे लाख के आसपास घर वगैरह बनाए जाएंगे, लोगों को प्रॉपरली घर प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो हाउसिंग प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, लोगों का बजट इतना ज़्यादा है नहीं। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली है चाइल्ड पॉवर्टी की, है ना, गरीबी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है।
दूसरा यहाँ पे आप देखोगे इनइक्वालिटी की असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, उसको भी यहाँ पर प्रॉपरली टैकल नहीं कर पाई हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं जिनको टैकल करना बाकी है, बट कोविड वगैरह जैसी चीज़ों की बात आती है तो उसमें यहाँ पर ये सक्सेसफुल रही हैं। इन्होंने बात की थी एक समय पर कि हम इतने घर बनाएंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो घर भी अभी तक नहीं बनाए गए हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात नज़र आई है। लेकिन अब जब इन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है तो हिपकिन को चांस मिला है, ये यहाँ पर एक नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे न्यूजीलैंड के। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इनको ध्यान में रखना होगा कि जो बाकी चैलेंजेस जो कि आर्डन ने फेस किए हैं ना, उन चैलेंजेस को यहाँ पे पूरा करें। यानी कि चाइल्ड पॉवर्टी, बच्चों के अंदर जो गरीबी देखने को मिल रही है, जिसके चक्कर में वो सही से उनका बेसिकली माल न्यूट्रिशन वगैरह जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करना होगा, असमानताएं को देखना होगा। दूसरा यहाँ पर लोगों को एक तरीके से अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करवाना होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको करनी होंगी। तो जो बची कुछ चीज़ें जो कि ऑर्डर नहीं करी हैं वो यहाँ पर ये नए प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। इनके पास में ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की न्यूजीलैंड के अंदर में। तो न्यूजीलैंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ध्यान रखना ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैंने आपको बताया। अब ये काम का नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अब एडिटोरियल आया तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय पर ये काफ़ी चर्चा में है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले लोकेशन देखेंगे न्यूजीलैंड की। तो यहाँ पर आप न्यूजीलैंड का मैप देख पाओगे, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में आपको न्यूजीलैंड नज़र आएगा। न्यूजीलैंड में आपको इस प्रकार से छोटे छोटे आइलैंड्स नज़र आ रहे होंगे। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, इसके ऊपर है तस्मन सी, और नीचे आपको साउथ पैसिफिक ओशन नज़र आएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए न्यूजीलैंड के अंदर कितने आइलैंड हैं न्यूजीलैंड में, तो 2 आइलैंड आप पाओगे, एक नॉर्थ है एक साउथ है। जैसे अंडमान निकोबार थे वैसे 2 आइलैंड्स यहाँ पे नजर आएंगे। ऐसा क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये आपका गलत है आंसर। न्यूजीलैंड के अंदर 3 मेजर आइलैंड देखने को मिलते हैं। एक तो नॉर्थ हो गया, एक साउथ आइलैंड हो गया, और एक छोटा सा आइलैंड और है यहाँ पर, स्टीवर्ट आइलैंड। कौन सा? स्टीवर्ट आइलैंड। तो 3 आइलैंड्स यहाँ पर मिलकर बना हुआ है पूरा का पूरा न्यूजीलैंड। ठीक है, आपने लोकेशन देख ली, आगे आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तब तक आपका जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा। अब न्यूजीलैंड चर्चा में है तो इसके रिलेशंस भारत के साथ में कैसे हैं ये जान लो। एग्जामिनेशन के अंदर मेंस में आपसे पूछा जा सकता है और पता भी होना चाहिए। तो पहले हम इन दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध को देखेंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के लंबे समय से फ्रेंडली रिलेशंस नज़र आते हैं। दोनों के रिलेशंस 1800 आप कह सकते हो सन 1800 को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और इंडिया की जो सेटलिंग्स है वो स्टार्ट होती है यानी क्राइस्टचर्च बेसिकली न्यूजीलैंड में एक जगह देखने को मिलेगी। वहाँ पर जो इंडियंस हैं वो 1850s में ही सेटल होना स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं पंजाब से, गुजरात से, वो सब न्यूजीलैंड के अंदर गए हैं। 1890s में ये सारे लोग पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड की कई सारी जगह पर हमने सपोर्ट की है। दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं पहले। तो पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करेंगे तो दोनों देशों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस हैं। दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे, है ना। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसी समय पर न्यूजीलैंड भी आज़ाद हुआ था। दोनों देश यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ 1950 में यानी 3 साल बाद में अपने रिलेशंस को दोनों ने एस्टेब्लिश कर लिया। पहले स्टार्टिंग में एक ट्रेड कमीशन को ओपन किया गया था, बाद में उस ट्रेड कमीशन को हाई कमीशन में बदल दिया गया। दोनों देशों के बीच में जो ट्रैवलर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। मतलब यहाँ से इंडिया से न्यूजीलैंड काफ़ी सारे लोग घूमने जाते हैं, न्यूजीलैंड से इंडिया काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख पाओगे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कॉपरेशन की बात करें तो कोविड-19 के समय पर भारत ने न्यूजीलैंड जैसे देश का काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर वैसे कॉपरेट किया था। अगर हम बात करें तो हमने इंश्योर किया कि हम प्रॉपरली सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकें। जो एसेंशियल आइटम्स हैं हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं इंडियन ओशन के अंदर, उनको सपोर्ट कर सकें। उसमें न्यूजीलैंड भी हमारे साथ में था। कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़, मेडिसिन, वैक्सीन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन दोनों देशों ने मिलकर कुछ कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाई हैं, है ना। दूसरा यहाँ पे दोनों देशों के रिलेशंस की बात करें तो अभी 11वां लार्जेस्ट 2 वे ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलेंगे दोनों के दोनों देश, है ना। 11 नंबर पर आने वाले दोनों के दोनों ट्रेडिंग पार्टनर हैं 2020 के समय में। 2020 में 11वें नंबर पर आने वाले दोनों के दोनों ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करते थे। 2020 में दोनों देशों के बीच में $1.8 बिलियन का जो व्यापार है वो हुआ था। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग न्यूजीलैंड से परचेज़ करते हैं और काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे इंडियन विजिटर्स न्यूजीलैंड में जाते हैं। आप इवन देखोगे साल 2018 में न्यूजीलैंड 90 नंबर पर आया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियंस गए थे, सबसे ज़्यादा इंडियंस ने विजिट किया था। लगभग 67,953 इंडियंस विजिट कर चुके हैं 2018 में न्यूजीलैंड को। तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाकी भारत न्यूजीलैंड से क्या इंपोर्ट करता है? कुछ जंगली प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, उसका बाद वुड पल्प हो गया, वूल हो गया, एडिबल फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें न्यूजीलैंड से इंपोर्ट की जाती है।
एक्सपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स, जैम, टेक्सटाइल, मोटर व्हीकल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है, दोनों के बीच में प्रॉपर बिजनेस चलता है। बिजनेस को लेकर अलग अलग यहाँ पर इन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे एक है इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस काउंसिल, एक इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड अलायंस आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम है दोनों देशों के बीच में व्यापार और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को मजबूत करना। बाकी दोनों देशों के बीच में कल्चरल रिलेशंस भी देखने को मिलते हैं। कल्चरल रिलेशंस इन द सेंस यहाँ पर बात की जा रही है कि कई सारे जो यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं, इंडियन फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, बैसाखी, गुरु पर्व, ओणम, पोंगल, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये सारे के सारे न्यूजीलैंड के अंदर भी बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पे परमानेंटली न्यूजीलैंड के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ की सिटीजनशिप लेकर। ठीक है, तो ये था हमारा पर्टिकुलर पूरा का पूरा एडिटोरियल, जिसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में हमने पूरा का पूरा एनालिसिस को कर लिया है। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है नीड अ न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स। ठीक है, यहाँ पर ना ये राइटर ने इस आर्टिकल को टच तो किया है, लेकिन आर्टिकल का एक एस्पेक्ट टच किया है। मैं इस आर्टिकल का पूरा कवरेज करूंगा, होल आर्टिकल समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात की जा रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। आपको पता होगा साल 2022 में एक नया बिल लेकर आया जा रहा है, साल मतलब आने की बात की गई थी, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है आज के समय पर जैसे जैसे इकोनॉमी डिजिटाइज हो चुकी है, बहुत सारा डेटा इधर से उधर ट्रैवल करता है। तो उस डेटा की सुरक्षा करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आया गया था। 2019 वाला बिल तो हमने हटा दिया था, 2019 वाले बिल को हटाकर एक नया बिल जो है वो हम लोग लेकर आए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। वही राइटर ने यहाँ पर बोला है कि खासकर यहाँ पर हम ना जब भी डेटा की बात करते हैं तो माइनर जो हैं यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं ना, उनके डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी चर्चा की जाती है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें एक नए अप्रोच की ज़रूरत है, एक नई चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम वहाँ पे इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो समझते हैं आखिरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 क्या है। 2022 में इस बिल को लेकर आया गया था, और इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जैसा हमारा डेटा होता है ना, पर्सनल डेटा में आपका फाइनेंशियल डेटा हो गया, बायोमेट्रिक डेटा हो गया, वो सर आपका पर्सनल डेटा है। ठीक है, तो वो जो डेटा है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए हमारे पास में 2019 का एक बिल था, जिसको हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के नाम से जानते थे। लेकिन सरकार ने बोला कि इसके अंदर इतने चेंजेस हो गए, इतने बार हमने बदलाव कर दिए, उसके बावजूद भी हम इसको लागू नहीं कर पा रहे। इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि बाद में इसको हटा दिया गया, लास्ट में हटा दिया कि सर इसको रिप्लेस कर दो। इसको हमने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद में हम 2022 के अंदर एक नया बिल लेकर आते हैं। कौन सा? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। अब ये बिल क्या था इसको समझते हैं। इस बिल के मेजर 7 सिद्धांत हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला यहाँ पर यह है कि जो भी पर्सनल डेटा है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है ना, वो यहाँ पर किसी इंसान के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर रही है, उसके फाइनेंशियल डेटा का, उसकी ईमेल आईडी या जो भी चीज़ें उनका फाइनेंशियल डेटा का यहाँ पर यूज़ कर रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर उसको कानूनी तौर पर उसका इस्तेमाल करना होगा। और जो भी इंडिविजुअल का डेटा यूज़ कर रही है ना, उसको उचित तरीके से यूज़ करना होगा, कोई गलत कदम ना उठाया जाए, इसके ऊपर यहाँ पे मेजर फोकस किया गया। तो पहला सिद्धांत यही है। और साथ ही साथ में जिस भी इंसान का डेटा लिया गया है उसके साथ सारी चीज़ें खुली रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उससे कुछ छुपा कर काम कर रहे हो। दूसरा यहाँ पे सिद्धांत है कि जो पर्सनल डेटा है ना, इसको यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा कुछ पर्पज़ के लिए, मतलब कि जैसे भी कोई भी कंपनी है वो आपका अगर डेटा ले रही है तो उस डेटा का जिस पर्पज़ के लिए लिया गया है उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं तो फिर होता है कि कंपनीज डेटा को बेच देती हैं, कई बार कमाने के लिए पैसा दूसरी कंपनी को डेटा बेच देती हैं, फिर वो उनके पास में डेटा पहुंचता है, आपको कॉल करते रहते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं वो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला गया है। दूसरा सिद्धांत यही है कि जो आपका डेटा लिया जाएगा जिस पर्पज़ के लिए उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तीसरा सिद्धांत यहाँ पर यह है कि हम डेटा मिनिमाइजेशन को लेकर बातचीत करेंगे। चौथा यहाँ पर डेटा एक्यूरेसी के ऊपर जोर दिया गया है। चौथा सिद्धांत यहाँ पर जोर देता है डेटा एक्यूरेसी के ऊपर। जब भी बात आती है कलेक्शन की तो हम लोग बिल्कुल सटीक डेटा लें, ऐसा ना हो कोई फेक डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे पांचवा प्रिंसिपल है कि जो भी आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ना, इसको यहाँ पे कोई भी व्यक्ति स्टोर करके नहीं रख सकता, कोई भी कंपनी स्टोर करके नहीं रख सकती, और स्टोर करेगी भी तो कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद यहाँ पर उसको अपने उस स्टोरेज से उस डेटा को हटाना होगा। तो यहाँ पर इसका एक सिद्धांत ये भी है। फिर एक सिद्धांत यहाँ पर ये बोलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेंगी जो कि इंश्योर करेंगी कि डेटा का कोई भी यहाँ पर अनऑथराइज कलेक्शन नहीं किया जाएगा, कोई भी यहाँ पर बेफालतू में यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं होगा उस डेटा का। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर इंश्योर करनी होंगी। फिर एक प्रिंसिपल बोलता है यहाँ पर जो भी व्यक्ति डिसाइड करेगा अपने डेटा का पर्पज़ कि किस पर्पज़ के लिए डेटा लिया जा रहा है या उस डेटा की प्रोसेसिंग का जो भी मतलब होगा वो सब यहाँ पर, मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ पर इन चीज़ों को डिसाइड करेगा ना,
कि उस डेटा का क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ पे लिया जा रहा है, वही अकाउंटेबल ठहराएगा उस डेटा के लिए, ये ध्यान में रखना। तो मतलब कहने का है ये जो 7 सिद्धांत है ना, कुछ खास बातें यहाँ पर है नहीं, मेजरली फोकस किया गया है डेटा के ऊपर। आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए यहाँ पर जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या क्या करना होगा वो बात यहाँ पे बताई गई हैं। बट अब खास बात जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होगी कि आखिरकार इस डिजिटल प्रोटेक्शन बिल के फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, अब यहाँ पे खास बात शुरू हो रही है। तो पहले पॉइंट के अंदर बताया गया डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी। डेटा प्रिंसिपल का मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर्सन, आप हो मैं हूँ, जिसका डेटा इकट्ठा किया गया है। और डेटा फिड्यूशरी का मतलब एक कंपनी, एक फर्म, कोई भी हो सकता है जो कि आपका डेटा इकट्ठा कर रही है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है, बच्चों के केस में बात करें तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी कि माइनर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो माइनर का जो भी डेटा होता है ना, बच्चे का जो डेटा है, उसको लेकर पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराया गया कि पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए होगा। जो पेरेंट्स हैं ना, लॉफुल गार्जियंस हैं, ये कहीं ना कहीं डेटा प्रिंसिपल कहलाएंगे अपने बच्चे के डेटा का। जो भी बच्चे का पर्सनल डेटा होगा, जो उसका आधार कार्ड का है, जो भी यहाँ पर उसका पर्सनल डेटा होगा ना, उसके लिए पेरेंट्स यहाँ पर जिम्मेदार होंगे। पेरेंट्स यहाँ पर उनके पास में सारा अप्रूवल की जो पावर है वो होगी। ठीक है। पर्सनल डेटा कोई भी डेटा है जो कि एक व्यक्ति की पहचान को बता सके, सिंपल सा है। एक ऐसा डेटा जो कि किसी व्यक्ति की पहचान को बता सके, वो यहाँ पर पर्सनल डेटा कहलाता है। इसी की सुरक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं डेटा फिड्यूशरी के बारे में। ठीक है ना। तो डेटा प्रिंसिपल समझ में आ गया। डेटा फिड्यूशरी क्या होता है, जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं, कई सारी कंपनीज़ क्या करती हैं ना, वो यहाँ पर डेटा को इकट्ठा करती हैं, और ये जो डेटा इकट्ठा करती हैं अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करती हैं। तो अब उसी डेटा को यहाँ पे बचाने की, उसी की सुरक्षा करने के बारे में चर्चा की गई है। बोला गया है कि इन कंपनीज़ को अपने यहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को हायर करना होगा। एक ऑफिसर होगा जो कि क्या करेगा, जो भी डेटा कंपनी इकट्ठा कर रही है उस डेटा की सुरक्षा करे। ऐसा ना हो किसी का डेटा कहीं पर भी लीक हो जाए और उस व्यक्ति को बाद में परेशानियां आ रही हों। तीसरा, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। एक इंसान के जो भी राइट्स हैं उनका यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में रख के आपको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर एक बोला गया राइट टू कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पुराने वाले बिल में ये नहीं थी। ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है, उसका ज़रूरत है, मतलब कि आपका डेटा कोई यूज़ कर रहा है ना, उस डेटा को यूज़ करने से पहले आपका कंसेंट लेना होगा, आपका अप्रूवल लेना होगा। आप हाँ करोगे तभी वो डेटा यूज़ करेगा, ना करोगे तो वो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो राइट टू कंसेंट यहाँ पर ऐड किया गया है कि डेटा फिड्यूशरी, जो भी यहाँ पर कंपनी अगर आपका डेटा कलेक्ट करना चाहती है ना, यूज़ करना चाहती है, तो उसके लिए आपकी परमिशन यहाँ पर ज़रूरी है। और बाद में आप इस परमिशन को हटा भी सकते हो, उसको छीन भी सकते हो, आपके पास में अधिकार है। आप उस अप्रूवल को वापस ले भी सकते हो उस कंपनी से और अपने डेटा को इरेज करवा सकते हो। तो राइट टू इरेज का ऑप्शन भी है। तो जो भी डेटा प्रिंसिपल्स हैं, आप हो मैं हूँ, हम लोग के पास में एक राइट है कि हम उस कंपनी से डिमांड कर सकते हैं, भाई आपके पास में जो भी हमारा डेटा है उसको इरेज कर दो, ख़त्म कर दो। या कोई डेटा कलेक्ट किया है उसके अंदर करेक्शन करना हो तो वो पावर्स भी आपके पास में देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर राइट टू नॉमिनेट आपको देखने को मिलेगा। राइट टू नॉमिनेट की पावर भी है। जो भी आप हो मैं हूँ, हम लोग डेटा प्रिंसिपल्स जो है ना, इनके पास में हक है कि मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या वो इनकेपेबल है, तो क्या करे, वो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना दे अपने डेटा का कि हाँ ये मेरा नॉमिनी है, ये सारा मेरा जो डेटा है वो हैंडल करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी है। तो इस बिल ने ये बोला है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ही बनाया जाएगा जो कि इस बिल के सारे प्रोविजंस को फॉलो करेगा और इस पूरे बिल के प्रोविजंस को फॉलो करवाएगा। बेसिकली अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सही से काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है। मान लो एक कंपनी है जो कि किसी इंसान को परेशान कर रही है, तो वो जो इंसान है ना, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंदर में। ठीक है। बाकी यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र को अलाउ किया गया है, यानी कि जो बिल है ये अलाउ करता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कई सारी कंडीशंस हैं। जो सरकार है ना, वो सारे का सारा डेटा का अपने पास में एक्सेस रखेगी। सरकार यहाँ पर मेजरली फोकस करेगी कि उस डेटा का कहीं पर भी गलत यूज़ ना हो। कुछ ही नोटिफाइड कंट्रीज़ होंगी जहाँ पर डेटा ये जा पाएगा। इंडिया का डेटा कुछ ही नोटिफाइड कंट्रीज़ के अंदर दे पाएंगे, ऐसी किसी भी फालतू कंट्री को हम लोग नहीं देने वाले। डेटा सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉपरली फोकस किया जाएगा। फिर अगर यहाँ पर इन सारे प्रोविजंस का अगर कोई यहाँ पर फॉलो नहीं करता इन प्रोविजंस को, तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जा सकती है, पेनल्टीज़ को चार्ज किया जा सकता है। तो डेटा फिड्यूशरी के लिए क्या पेनल्टी चार्ज की जा सकती हैं, तो इस बिल ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि आप पेनल्टी चार्ज कर सकते हो। मान लो कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है जो कि इन सब का उल्लंघन कर रही है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सब का उल्लंघन कर रही है, वो उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक की पेनल्टी। ये अपने आप में यहाँ पर एक खतरनाक चीज़ आपको नजर आएगी। देन उसके बाद में डेटा प्रिंसिपल्स के लिए बोला गया कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ना, अगर वो गलत डेटा दे दे तो उसके लिए भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 10,000 रुपये तक का।
अगर वो अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो यहाँ पे सरकार को छूट दी गई है। जो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास में पावर है लोगों का डेटा को देखने की, लोगों का डेटा अपने पास में एक्सेस करने की, ठीक है ना। अब कहोगे सरकार के पास में क्यों पावर है, ये तो किसी के पास नहीं चाहिए। तो सरकार ने बोला है देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या हमारे फ्रेंडली रिलेशंस के, मान लो कोई फॉरेन कंट्री है उसके साथ में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उनके खिलाफ अगर कोई मतलब उनको लेकर, उनके प्रोडक्शन को लेकर अगर किसी का डेटा देखने की ज़रूरत भी पड़ती है तो हम उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सरकार के यहाँ पे एक्सेप्शन में रखा गया, सरकार आपके डेटा का यूज़ कर सकती है, सरकार आपका डेटा का एक्सेस कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास में पावर्स है आपके डेटा को एक्सेस करने की। गवर्नमेंट को छोड़कर आपका डेटा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। लेगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, आपके पास में क्या क्या पावर्स हैं, आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो, डिलीट करवा सकते हो, कंसेंट आपका चाहिए होगा, वो सब मैंने आपको बातें बता दी हैं। तो ये सब इस बिल के अंदर है। अब ये बिल लागू नहीं किया गया है, ये बिल लागू होगा तो एक्ट बनेगा, बट यहाँ पर इस बिल के बारे में ऐसी चर्चा होती जा रही है। तो राइटर ने यहाँ पर एक कमी बताई है कि जब हम लोग बात करें बच्चों की, माइनर की, उनके पर्सनल डेटा की जब हम बात करते हैं ना, तो उसकी पावर यहाँ पर दे दी गई है पेरेंट्स को, है ना। यहाँ पर उनके माता पिता के ऊपर थोड़ा विश्वास किया गया है कि माता पिता यहाँ पे अपने बच्चे के बिहाफ में अप्रूवल देंगे तब उनका डेटा का यूज़ किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये बात यहाँ पे राइटर बोलती हैं ये चीज़ गलत है बिल्कुल। इसकी बजाय हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सजेशन उन्होंने दिया, एक लौता सजेशन, इसकी बजाय ये होना चाहिए कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी यहाँ पर उस बच्चे का डेटा का यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर एक सेफ़ और बेटर सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए माइनर्स के लिए, ना कि आप पेरेंट्स के ऊपर छोड़ो। क्योंकि आज के समय पर देखो पेरेंट्स को इतनी प्रॉपरली डिजिटल लिटरेसी की नॉलेज नहीं है ना, इस डिजिटाइजेशन के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, तो वो यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के डेटा को सेफ रखने के लिए आपको करना क्या होगा, पेरेंट्स के ऊपर जो आपने सारा जोर दिया है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चे के बिहाफ में अप्रूवल देंगे अपने डेटा का, अपने बच्चों का डेटा का यूज़ करना नहीं करना है, वो चीज़ गलत है। उसकी जगह आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ही जिम्मेदार ठहराना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी कि वो खुद बच्चों का, जो माइनर्स हैं, जो 18 साल से कम है, उनको सेफ़ और बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाएं, उनका डेटा कहीं से कहीं तक लीक ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ राइटर ने मेंशन की है। तो पहले पूरे बिल के बारे में मैंने आपको बताया, उस बिल में क्या कमी है वो यहाँ पर राइटर ने बताई है, वो यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो आर्टिकल वैसे एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, आपने सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर आएंगे तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यार इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं 4-5 बार इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो कहोगे आप सर क्या बात हो गई, मतलब कि हम लोग कुछ नए हैं तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे। तो यार दोस्तों एक काम आप कर सकते हो, 19 जनवरी के वीडियो को ओपन कर सकते हो। 19 जनवरी के वीडियो में अब देखो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे लोग नए हैं तो उनके लिए भी कुछ करना है ना। तो 19 जनवरी क्या करना है, सीधा सीधा आप लोग यूट्यूब पर जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखना 19 जनवरी द हिंदू बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें जो थंबनेल लिखा है ना, वो थंबनेल है मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ का, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ इन 2023 वाला थंबनेल बनाया गया है। उसको जब वीडियो को ओपन करोगे तो उसमें आपको जाना कब है, आप 56 मिनट पर 56 मिनट्स 5 सेकेंड 56 मिनट 5 सेकेंड पर चले जाना। जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे वो एडिटोरियल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपको वहीं पर समझा रखा है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको लेकर क्या बवाल चल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट कॉलिज्म सिस्टम को लेकर क्या बवाल चल रहा है, सारे पॉइंट्स वहीं पर मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ आप इतना कर सकते हो, ठीक है ना यार, क्योंकि ये चीज़ एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसको फालतू में बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी नए लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, से काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं मेरे साथ में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 19 जनवरी द हिंदू बाय दीपक यादव लिखो, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में 56 मिनट्स पर, यानी कि वीडियो को चलाओगे ना तो 56वें मिनट पर चले जाना, 56 मिनट 5 सेकंड पर जब आप आओगे तो वहाँ पर मैंने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो। 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और आर्टिकल है, ये आपके साथ में मैं कल कवर करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डार्क स्काई रिजर्व के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार, है ना। तो ये आर्टिकल मैं 2-3 बार पहले भी कवर कर चुका हूँ, तो ये रिपीटेड है, कोई बात नहीं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर जो दूसरा पेज आता है ना, यहाँ पे आर्टिकल रिपीटेड होता है, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, बट कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कल हम इसको कवर कर लेंगे, आज का वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है और मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है यार सच में, तो इस चक्कर में, और मैंने आपसे बोला था 8:50 तक वीडियो आ जाएगा, हालांकि थोड़ा सा डिले हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। अब फिलहाल हमने रिकॉर्ड कर लिया तो अपलोड कर देंगे, सब कुछ कवर हो गया। आपका एक आर्टिकल रहेगा डार्क स्काई रिजर्व वाला, वो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं आपको कल बता दूंगा, है ना, कल जैसे तैसे आपको कवर करवा दूंगा लास्ट में। बाकी हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। जो एलिफेंट पास है कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, कौन से कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।